नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। किसी भी देश के ऊर्जा इस्तेमाल की मात्रा से उसके विकास को मापा जाता है। ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, विकास उतनी ही तेज गति से होगा। आज ऊर्जा की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। वैसे ऊर्जा प्राप्त करने का एक बेहद पुराना तरीका आज भी उतना ही कारगर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाइड्रो पावर की। जल विद्युत शक्ति क्या है और लघु जल विद्युत परियोजना के जरिए किस तरह बिजली हासिल की जाती है, आज जानेंगे अक्षय ऊर्जा में अपने एक्सपर्ट से। बातचीत करने के लिए स्टूडियो में दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, ऑल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर IIT रुड़की से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ AK गोयल जी मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अलेउ मनाली हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट से बात करें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में, आइए सबसे पहले देखते हैं अक्षय ऊर्जा पर बनी ये छोटी सी कहानी। हमारी धरती का 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है और हिंदू संस्कृति में प्राचीन काल से ही जल को देवता स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। वास्तव में जल ने ही पृथ्वी पर जीवन दिया है। सभी जीवधारी जीवंत हैं। पृथ्वी को हरियाली से ओतप्रोत कर वातावरण को स्वच्छ एवं संतुलित बनाया है। मानव की निरंतर जिज्ञासा ने पानी से ऊर्जा प्राप्त कर दिखाई। एक ओर जहां झरनों में ऊर्जा समाई है, वहीं समुद्र में हिलोरें लेता जल ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन बनकर उभरा है। भारत में पनबिजली का इतिहास लगभग 118 वर्ष पुराना है। जब वर्ष 1897 में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 130 किलोवाट की पहली लघु पन बिजली परियोजना के साथ भारत में पन बिजली का विकास प्रारंभ हुआ। वर्ष 1910 से 1928 तक देश के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक लघु पन बिजली परियोजनाएं संस्थापित की गईं। भारत में 25 मेगावाट की क्षमता तक की बिजली परियोजनाओं को छोटी पन बिजली के रूप में मान्यता दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को लघु बिजली पन ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। देश में लघु पन परियोजनाओं से होने वाली अनुमानित ऊर्जा उत्पादन की संभावना लगभग 20,000 मेगावाट है। अभी तक लगभग 4,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। लघु पन बिजली परियोजनाओं में जंगलों को काटना तथा उपविलय के कारण पुनर्वास जैसी मुश्किलें नहीं होती। इन परियोजनाओं में सुदूर अकेले स्थानों में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। यही कारक ग्रिड गुणवत्ता युक्त ऊर्जा प्राप्ति के नवीकरण स्रोतों में प्रमुख स्थान दिलाता है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हेतु निजी क्षेत्रों को आमंत्रण के बाद भारतीय लघुपन बिजली विकास कार्यक्रम को नए आयाम और गति मिली है। लघुपन बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सरकार के अथक प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की ओर आशावान हैं। हमारे देश में अपार जल संपदा है और इसमें समाई ऊर्जा की किरणें देश को ऊर्जा के संकट से निपटने में सहायक सिद्ध होंगी। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में काफी कुछ जानकारी आपको इस शॉर्ट फिल्म के जरिए हासिल हुई होगी। अब बारी है एक्सपर्ट से बातचीत की। प्रोफेसर कुमार, पहला सवाल आपसे ये कि लघु जल विद्युत परियोजनाएं क्या होती हैं और जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे ये किस तरह अलग है? कोई भी जल विद्युत योजना सभी एक जैसी ही होती हैं सिवाय उनकी क्षमता के। अगर हमारी क्षमता छोटी है तो उसको हम सूक्ष्म या लघु जल विद्युत कहते हैं, और जो बड़ी होती है उसमें बड़ी क्षमताएं होती हैं। जनरली जो बड़ी क्षमता होती है उसमें हम लोग डैम बनाते हैं, जिससे कि पानी इकट्ठा करके उसको संचय करके फिर उसमें टरबाइन के थ्रू बिजली बनाते हैं। लघु जल ऊर्जा में प्रायतः ये देखा जाता है कि जो पानी नदी में या नालों में बह रहा है उसको हम डाइवर्ट करते हैं और एक टरबाइन में पेस्टॉक के थ्रू उसको बिजली करते हैं। तो सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से उसका फ़र्क है। पर अगर हम और भी दृष्टि से देखें, इसके अंदर जो चूँकि नाले और नदियाँ जगह जगह हैं, तो हर नदी पे बड़ा बांध नहीं बनाया जा सकता है, पर छोटी लघु जल योजनाएं छोटे छोटे नाले सभी जगह बनाई जा सकती हैं। आजकल तो इवन उस पर भी बनाई जा सकती हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उसमें भी जो फॉल गिरता है उस पर भी बनाई जा सकती है।
आपसे सवाल ये है कि जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और अगर हम लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो उनका वर्गीकरण किस तरह किया जा सकता है? जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो डैम बेस्ड होते हैं जिसमें पानी को हम संचरण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और दूसरे जो सीधा सीधा पानी को रोक के टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाते हैं। छोटी परियोजनाएं जो हैं वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और MNRE ने उनका क्लासिफिकेशन किया है, जिसके अनुसार 100 किलोवाट तक की परियोजनाएं हैं वो उसको बल्कि सूक्ष्म परियोजना कहते हैं, माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं। 100 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक को मिनी परियोजनाएं कहते हैं, और उसके ऊपर स्मॉल परियोजना 25 मेगावाट तक स्मॉल परियोजना कहते हैं। अब वो मैंडेट बदल गया, अब ये है कि हम 25 मेगावाट तक की सभी स्कीमों को लघु जल विद्युत परियोजना बताते हैं। अगर लघु जल विद्युत परियोजना की हम बात करें तो इनसे बिजली हासिल करने की संभावनाएं क्या हैं? अगर हम अपना जो पोटेंशियल है, अगर हम लघु जल ऊर्जा का देखते हैं पूरे देश में, तो लगभग 20 से 25 हज़ार मेगावाट का पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल खाली नदी नालों में ही नहीं है, बल्कि जो छोटे बांध हैं हमारे हिंदुस्तान में, कोई 20,000 बांध हैं जो कि पानी संचय करने के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के, उस पे भी, या जो नदियाँ वो नहर हैं, नहरों पे जो फॉल होता है उस पे भी ये संभावना होती है, और उस पे काफ़ी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अभी तक ये 20-25 हज़ार मेगावाट के तहत सिर्फ 4,000 मेगावाट का अभी विकसित हुआ है। तो इस लघु जल विद्युत के पोटेंशियल में बहुत अभी काफ़ी स्कोप है इसको डेवलप करने का। गोयल सर, क्या क्या रुकावटें लघु जल विद्युत परियोजना को लगाने में आती हैं और कैसे इनको हम दूर कर सकते हैं? हमारे भारतवर्ष में पहली परियोजना जो है 1897 में लगाई गई थी, लगभग 120 वर्ष हो चुके हैं, और वो अभी तक कार्यरत है। तो इनकी लाइफ तो बहुत है, लेकिन पहले जो उसमें मैंडेट था, मैंडेट और जो समस्याएं थी वो कम थी, अब समस्याएं कुछ ज़्यादा हैं। एक तो एनवायरनमेंट का प्रेशर पहले नहीं था, अब एनवायरनमेंट का प्रेशर बहुत है। दूसरा, ज़मीन के ऊपर प्रेशर बहुत है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्पेसिफिक लैंड की आवश्यकता होती है। वो परियोजना ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप लगा सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्थान पे ही वो लगाई जा सकती हैं, और उसकी वजह से वहाँ के लोगों को, क्योंकि उनके वाटर राइट्स भी हैं, लैंड राइट्स भी हैं, तो उनको भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो ये एक तो जो वाटर राइट्स की इशू है, एक ज़मीन अवेलेबिलिटी की, अब उसमें भी बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो सरकार के पास हैं, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आती हैं। कहीं कहीं पर आपको सेंचुरी मिलेंगी, कहीं पर नेशनल पार्क भी हैं, तो उन सब जगहों पे वो पर्यावरण की दृष्टि से नहीं लगाई जा सकती। तो लिमिटेशंस जो हैं वो साइट स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक हैं, और हमारे यहाँ ज़मीन के कानून भी हर राज्य में करीब करीब काफ़ी डिफरेंट हैं। प्रोफेसर कुमार, जो गुणवत्ता की तकनीक हैं वो किस प्रकार की हैं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में, और उत्पादन की अभी क्या स्थिति है? लघु जल ऊर्जा के मुख्यतः 2 आयाम हैं। एक तो होता है सिविल वर्क्स, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो उसके अंदर चैनल बनती है, नहर बनती है, टैंक बनते हैं, पावर हाउस बिल्डिंग बनती है, पाइप लगता है, उसको हम सिविल वर्क्स के रूप में कहते हैं। दूसरा होता है इक्विपमेंट, जो जनरेटिंग इक्विपमेंट होता है, टरबाइन होती है, जनरेटर होता है, कंट्रोल पैनल होता है, फिर बिजली वहाँ से निकल के बिजली तारों से माध्यम से सब लोगों को पास पहुँचती है। सो दोनों की गुणवत्ता के लिए भारतीय स्टैंडर्ड ने अपने मानक दिए हुए हैं। तो सभी सिविल वर्क्स को उन मानकों के तहत उसको हिसाब से उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अगर तो गुणवत्ता के हिसाब से तो भारतीय मानक संस्थाओं के द्वारा और भी संस्थाएं हैं, जैसे हमारा केंद्र ही कुछ 27 मानक बनाए थे उनको फॉलो करने के लिए। तो सिविल वर्क्स का तो फॉलो होता है, और कहीं कहीं अगर कोई त्रुटि होती है तो वो त्रुटि फिर दिखती है, वो किसी न किसी स्ट्रक्चर में कभी गड़बड़ हो सकती है। जो टरबाइन्स हैं, जो जनरेटर्स हैं, इसमें हम लोगों का सभी हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जो टरबाइन्स हैं वो विश्व के लेवल की हैं। अगर हम बात करें, कोई भी टरबाइन ऐसी नहीं है जो विश्व के स्तर के लेवल की नहीं है। सिवाय ये ज़रूर है कि जो 5 किलोवाट चूँकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस पे ये इस बात का जोर है कि वो लोकल ही वहाँ पे मैन्युफैक्चर हों, जिससे कि रोज़गार भी बढ़े और उसका रख रखाव भी वहाँ पे लोकल लेवल पे हो सके। क्योंकि बड़ी परियोजनाओं में तो आदमी बाहर से भी आ सकता है, तो उसकी मूल्य उसका चुका सकता है, पर अगर छोटी परियोजना में बाहर से आदमी आएगा तो उसका मूल्य चुका नहीं पाएगा। इसीलिए गुणवत्ता के मामले में सिर्फ सूक्ष्म और जो छोटी परियोजना है उसके मामले में थोड़ा ज़रूर है, क्योंकि उसमें उतना रिलेटिवली इंटरेस्ट कम है। पर अगर हम बड़ों की बात करें, 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, उस तरह की स्कीमों में टरबाइन्स और कंट्रोल पैनल, जनरेटर वो विश्व के स्तर के हैं। अब ये बात होती है कि कभी कभी हम लोग जैसे किसी पड़ोस मुल्क से हम ले लेते हैं या किसी और से लेते हैं बिना गुणवत्ता के परीक्षा के,
तो वो फिर हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुणवत्ता परीक्षा नहीं होती है अगर, तो उसके दोनों ही हो सकते हैं। अगर अच्छी चल गई, नहीं चली तो वो है। पर मैं कहूँगा कि बाय एंड लार्ज सभी लोग गुणवत्ता परीक्षा ले लेते हैं, सिवाय 1-2 किस्सों को छोड़ के। तो इसलिए हम लोग हमारे भारत में इस लघु जल योजना में गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। सर, गांव में बिजली पहुंचाने को लेकर क्या योगदान अब तक रहा है जल विद्युत परियोजनाओं का? लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो जब शुरू हुई थी तो उनका मेन जो ध्येय था वो उस इलाके में जो कि रिमोट एरिया थे, दूरस्थ स्थान थे, वहाँ पर बिजली पहुँचाने का था। और स्पेशली अगर आप देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, मिजोरम, इन स्टेट्स में ये जो परियोजनाएं ये काफ़ी रिमोट एरिया में लगाई गई थी और इनसे लोकल इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था, उनसे कोई ग्रिड का कनेक्शन नहीं किया गया था। और ये परियोजनाएं जो हैं बहुत सारे केसेस में अब भी उत्तराखंड में ख़ास तौर से वो ग्रामीण लोगों द्वारा ही चलाई जा रही हैं और वही उसका रखरखाव करते हैं, उन्हीं को वो बनाने के बाद सौंप दी गई हैं और कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर, और बहुत अच्छी तरह से वो परियोजनाएं चल रही हैं। और इसमें ये भी है कि लोकल ग्रिड बनाकर कहीं कहीं हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रिड बनाकर उन लोगों उस एरिया को इलेक्ट्रीफाई किया है। और वहाँ मैं आपको उत्तराखंड में एक जगह है, उसको हम बोलते हैं तल्ला दानपुर। ये बहुत रिमोट इलाका है जहाँ पर बिजली पहुँचने की कोई संभावना ही नहीं थी। 25 साल पहले वहाँ पर कुछ परियोजना लगाई गई और वो परियोजना आज भी उस रिमोट इलाके में, जो कि करीब 28-30 किलोमीटर पैदल में बिजली प्रदान कर रही हैं। तो जहाँ जहाँ रिसोर्स है वहाँ इस तरह की परियोजना लगाने से ग्रामीण विद्युतीकरण को काफ़ी लाभ हुआ है। सर, लघु जल विद्युत परियोजना जो है उनके जो संयंत्र होते हैं उनको चलाने के लिए क्या कुशल श्रम शक्ति मौजूद है और रखरखाव कैसा होना चाहिए? सरकार की क्या भूमिका है इसमें? और जैसे अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर IIT रुड़की, उसका क्या योगदान है? कोई भी संयंत्र चलाने के लिए, परियोजना चलाने के लिए डिफरेंट स्तर पे कुशलता चाहिए। एक तो इंजीनियरिंग लेवल पे, जो मैनेजर लेवल पे, एक फाइनेंशियल लेवल पे, एक धरातल पे कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पर, और एक चलाने के लिए। इसमें ये ध्यान रखें कि सभी मोस्टली परियोजनाएं हमारी हाइड्रो पावर जो है, जैसे और परियोजनाएं तो उसमें शहर में भी हो सकती हैं, पर लगभग सभी जल परियोजनाएं जो हैं वो थोड़ा रिमोट एरिया में होती हैं। तो वहाँ पे लोगों को जाने में आनाकानी होती है, क्योंकि उसके अंदर जाने में रिमोट एरियाज़ में फैसिलिटी नहीं होती हैं, तो लोग बाग थोड़ा कम जाते हैं। तो इसीलिए इसमें जो चलाने वाले सभी को एक मल्टीटास्किंग, यानी कि उसको जो बहुउद्देशीय काम करके उसको करना होगा, कि उसको खाली एक ही क्षेत्र का ही स्पेशलिस्ट नहीं होगा, वो हर चीज़ में वो काम करेगा, तभी वो कर पाएगा। तो इसलिए इस तरह के क्षेत्र में जो हमारी कमी है, मैं ये कहूँगा कि कमी है ज़रूर कि छोटे लेवल पे ट्रेनिंग उतनी नहीं होती है, क्योंकि उसके में जो ITIs हैं और जो पॉलिटेक्निक है उनका जो एक महत्वपूर्ण रोल है वो थोड़ा कम है। और इस बारे में सरकार कर रही है। जैसे हम लोग तो चूँकि IIT रुड़की से तो हमारा काम बेसिकली इंजीनियर लेवल पे या हमें गाइडलाइन वगैरह बनाने का है, वो हम कर रहे हैं। पर अगर जैसे धरातल लेवल पे जो ऑपरेटर्स हैं, जो लोग संयंत्र चलाते हैं, उनकी एक और भी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए। और आज की डेट में तो ऑटोमेशन भी एक सुगम तरीका है। ऑटोमेशन कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। कुछ चीज़ें हम ऑटोमेशन के थ्रू भी इस चीज़ को, प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। और उस ऑटोमेशन में इतनी ट्रेनिंग दी जाए लोकल को कि वो अगर कोई पार्ट बदलना हो तो उसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही पार्ट बदल ले। तो इस दिशा में काम तो है, पर मैं समझता हूँ कि और भी इस दिशा में काम किया जा सकता है। सर, जो निजी विद्युत उत्पादक हैं उनके लिए निवेश के क्या अवसर हैं इसमें? निजी विद्युत उत्पादकों के लिए करीब 25 साल पहले विभिन्न राज्य सरकारों ने पॉलिसी बनाई थी। और आपको शायद ये मालूम होगा कि बिजली का जो व्यापार है, बिजली का जो प्रोडक्शन है, वो या बिजली के बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो स्टेट भी बना सकती है और भारत सरकार भी बना सकती है। ये कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन जो वाटर राइट्स हैं, पानी का पे जो नियम है, वो राज्य सरकारें बना सकती हैं। तो राज्य सरकारों ने इस तरह से पॉलिसी बना के करीब 22-25 साल पहले इस तरह की परियोजनाएं शुरू की थी। उसमें से कहीं पे काफ़ी सक्सेस मिला, कहीं पे कुछ कम सक्सेस मिला। उत्तराखंड में कुछ परियोजना आई, हिमाचल में काफ़ी परियोजना आई, कुछ जम्मू एंड कश्मीर में भी आई। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करने को है और निवेशक जो हैं, अब पता नहीं क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से इस तरह के परियोजनाओं से दूर हटते जा रहे हैं। पहले काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे, अभी दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनको उसके बनाने में बहुत समय लग रहा है। रेगुलेशंस बहुत टफ हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, लैंड एक्ट, उन सब से मिलाकर काफ़ी डिस्करेजमेंट मिलने की वजह से अभी निवेशक जो है वो थोड़ा सा हिचक रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकारें इसमें काम कर रही हैं और रूल्स को मॉडिफाई किया है, सिम्प्लीफाई कर रही हैं
और निकट भविष्य में इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलेगा और परियोजनाएं काफ़ी तादाद में लगेंगी। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा अभी जो प्रश्न है वो है हमारे पावर एवैक्यूएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे पास रिमोट एरिया में विद्युत को निकालने के लिए, पारेषण के लिए पर्याप्त कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बने हुए हैं, वो या तो बिल्कुल बंद हैं क्योंकि उनकी विद्युत नहीं निकाली जा रही है, या वो पार्शियली ऑपरेटिव हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि सबसे पहले उन क्षेत्रों में जहाँ पर ऐसी परियोजनाएं लगाई जा रही हैं या प्रस्तावित हैं, वहाँ पर विद्युत निकासी का, ट्रांसमिशन का प्रॉपर प्रबंध किया जाए, जिससे कि ये समस्या जो है, जब वो प्रोजेक्ट पूरे हों तो निवेशक के सामने ये समस्या ना हो कि उसका रेवेन्यू कैसे आएगा और बिजली कैसे निकलेगी। और अक्षय ऊर्जा में अब बारी है दर्शकों के सवालों की। आइए जानते हैं स्टूडियो में मौजूद दर्शक क्या पूछना चाहते हैं आज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा में क्या पर्यावरण के हितैषी है? सभी ऊर्जाएं सौर ऊर्जा से ही निकलती हैं। उसको सौर ऊर्जा को मदर ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि जल ऊर्जा भी एक जलीय साइकिल के थ्रू पानी उसमें आता है, ऊपर बारिश होती है, उठा है। जहाँ तक वातावरण के बारे में बात आए, वातावरण को ध्यान में रखने के लिए कई सारे बिंदु हैं। एक तो बिंदु यही है कि इससे क्या हमको वातावरण में गर्माई होती है, जैसे जलवायु परिवर्तन में होता है, या हमें सौर ऊर्जा के बहुत सारे, सौर ऊर्जा खुद अपनी ऊर्जा स्टैंड नहीं रह पाती है, क्योंकि सौर ऊर्जा इंटरमिटेंट है, रुक रुक के आती है। कभी धूप आ गई, कभी छाँ आ गई, कभी बादल आ गए, कभी बारिश ही चलती रही। तो जो सौर ऊर्जा की जो वो है, इंटरमिटेंसी है, जो वेरिएबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी इंटरमिटेंसी और वेरिएबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए हाइड्रो पावर, जो कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बिजली के रूप में आती है, क्योंकि उसके बारे में मालूम है हमको कितना पानी मिलना है, कितना बिजली होनी है। तो सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा दोनों ही कम्बिनेशन में एक बहुत अच्छा वो है। जहाँ तक वातावरण के हितैषी के बारे में बात करते हैं, वातावरण में मैंने आपको बताया पहले भी कि जल ऊर्जा का वातावरण में न्यूनतम इम्पैक्ट होता है। और जहाँ तक जो नियम बने हैं, जो दिक्कतें शुरू में थी, जैसे लोग वहाँ पानी को पूरा डाइवर्ट कर लेते थे, नदियाँ सुखा देते थे, या सेटलमेंट पे अच्छी पॉलिसी नहीं थी, जो प्रोजेक्ट में लोग बाग सफ़र करते थे और उनको अच्छे से फिर बाद में कंपनसेशन मिलने के बाद में उनके रिहेबिलिटेशन में दिक्कत होती थी, उन सभी बिंदुओं पे सारे दुनिया में, पूरी दुनिया विश्व में इन चीज़ों पे चर्चा होकर अच्छे से अच्छे पॉइंट निकल के अभी 2008 में जो हाइड्रो पॉलिसी आई थी, उन सब को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पे सारा सकारात्मक कार्रवाई हो रही है। और आज की डेट के में, आज के युग के टाइम पे अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो उन सभी को प्रोटेक्शन करते हुए इससे अच्छी कोई ऊर्जा मैं नहीं मानता। कंपटीशन दोनों में नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा का अपना सिस्टम है और जल ऊर्जा का अपना सिस्टम है, पर दोनों एक दूसरे की सहायक है। बिना सौर ऊर्जा को एक मजबूत ग्रिड चाहिए, मजबूत ग्रिड को हाइड्रो ही दे सकती है। इसके अंदर बहुत सारे आयाम होते हैं, एंसिलरी सर्विस होती है, जो कि वो सिर्फ हाइड्रो ही दे सकती है। पंप स्टोरेज दे सकती है, क्योंकि मान लो हमारा बिजली का हमारा यूज़ नहीं हो रहा है और सोलर बिजली बन रही है, तो उसको स्टोर करनी पड़ेगी, और स्टोरेज करने में हमारे को हाइड्रो ही स्टोर कर सकती है, पंप स्टोरेज की तरह। तो इसलिए जहाँ तक दोनों एक दूसरे का पूरक है और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आज हर ओर अक्षय ऊर्जा के बारे में ही चर्चा हो रही है। ये ऊर्जा सस्ती है, नवीकरणीय है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। आइए जानते हैं अक्षय ऊर्जा की सफलता की कहानी। दिव्य शक्ति का एक महान प्रतीक है सूर्य, जिससे ऊर्जा निकलती है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। यहाँ धरती पर सूर्य सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा के विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में माना जाता है। सिक्किम राज्य में सौर ऊर्जा व्यवस्थापन के लिए सन 2011 से कार्य संचालन किया गया है। सिक्किम राज्य में SREDA यानी सिक्किम रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, सिक्किम नवीकरण ऊर्जा विकास संस्थान को सन 1999 से स्थापित किया गया। भारत सरकार के नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से सन 2011-12 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान यानी जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत सिक्किम नवीकरण ऊर्जा विकास संस्थान को
सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए स्वीकृति के साथ हर संभव प्रयास किया था। सिक्किम नवीकरण ऊर्जा विकास संस्थान को सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए स्वीकृति के साथ हर संभव प्रयास किया था। SREDA की तरफ से सिक्किम के चारों जिलों में अनेक सरकारी संस्थानों में 6 सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। पूर्व सिक्किम में अवस्थित तादोंग सरकारी महाविद्यालय, रुमतेक में अवस्थित होटल प्रबंधन संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और राजभवन गांतोक में 100 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट स्थापित किया है। सिक्किम विधानसभा सचिवालय में 20 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट जड़ान करके संचालित कर चुका है। इसके अतिरिक्त दक्षिण सिक्किम जोरथांग में अवस्थित सिक्किम राज्य दक्षता विकास संस्थान और नामची सरकारी महाविद्यालय में भी 100 किलोवाट पावर का सोलर पावर प्लांट जड़ान करके अभी क्रियाशील है। अभी तक हमारे यहाँ ये 100 किलोवाट क्षमता का ये सोलर ऊर्जा का है, किंतु अभी तक हम लोग इसकी जो क्षमता है 80% तक 80 किलोवाट तक हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इससे हमारा ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स, ऑफिस के बाकी जो काम है वो चलते हैं, एसी चलती हैं, पंखे चलते हैं, ट्यूबलाइट हैं। साथ साथ में हमारे यहाँ एक जो है लड़कियों के लिए डॉर्मेट्री है और एक बच्चों बॉयज़ के लिए डॉर्मेट्री है। उनकी डॉर्मेट्री का भी इसी से प्रबंध चलता है। विशेष करके रुमतेक में अवस्थित होटल प्रबंधन संस्थान में जो 100 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट स्थापित किया, इसका व्यवस्थापन करने के बाद बहुत ही फायदा मिल चुका है। अभी तक विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। सौर ऊर्जा से ही कार्यालय में प्रकाश मिल रहे हैं। फैन, कंप्यूटर, लैब का भी सेवाएं संचालित है। 100 लीटर तक का वाटर हीटर में पानी गर्म करने का सहयोग मिल रहा है। अभी तक हर एक संस्थान में सोलर पावर प्लांट सकारात्मक ढंग से क्रियाशील है और हर प्रकार से सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे सोलर लास्ट ईयर से लगाया हुआ है और इससे काफ़ी हेल्प हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉलेज में पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और किचन सब में, तो वहाँ पे इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। सिक्किम के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों के मकान में प्रकाश पहुंचाने के लिए सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम यानी SPV के अंतर्गत छूट दर में होम लाइटिंग सिस्टम, गृह प्रकाश प्रणाली का व्यवस्था करके सेवा प्रदान कर चुका है। सौर ऊर्जा से सोलर कार को भी चला सकते हैं। इसका महत्व और प्रयोग हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए कई सोलर कार का भी रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त 18 सितंबर 2011 में सिक्किम प्रदेश में भयानक भूकंप के बाद सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने पीड़ित लोगों का निःशुल्क सौर ऊर्जा सामग्री प्रदान किया था, जिसमें 15,000 सौर लालटेन वितरण किया। सिक्किम में नवीकरण ऊर्जा विकास संस्थान ने अभी तक कई योजनाएं विस्तार करके सौर ऊर्जा से राज्य को लाभ पहुंचाने में प्रयासरत है। और अब बारी है आपके लिए सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लघु जल विद्युत परियोजना से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। अपने सवाल का जवाब आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर B, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayurja@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज हमने बात की हाइड्रो पावर और लघु जल विद्युत परियोजना के बारे में। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफर बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना न भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।